आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में सेठी साहब, पालिया साहब, दोनों साहब हमारे साथ तैयार। पालिया साहब सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी जी बिजनेस की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी यहाँ पे डालमिया शुगर। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सारी शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। और अगर हम डालमिया शुगर के सेटअप को यहाँ पे देखें तो स्टॉक करीब 15 से 20 वीक से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था, और अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप अब नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखे, डालमिया शुगर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए 480 से 520 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 348 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट होंगे 480 से 520 तक। 480-520 के टारगेट के लिए करनी है आपको डालमिया भारत शुगर में खरीदारी। सेठी साहब स्वागत है आपका भी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स, फिर जी बिजनेस की पूरी टीम और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है वापिस एक होटल स्टॉक है। सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूं और मुझे लगता है ये साल बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए पूरे सेक्टर के लिए। तो आज मैंने पिक किया यहाँ पे ताज जीवी के होटल्स को, जो मेरा एक पसंदीदा होटल स्टॉक रहा, जिसको मैंने कई बार एज माई शॉर्ट टर्म पिक नेशनल लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक अभी 210 के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडियन होटल्स एंड द जीवी के ग्रुप। 7 प्रीमियम प्रॉपर्टीज है पूरे भारत में, जिसमें 4 हैदराबाद में है, बाकी मुंबई में जो ताज सेंटा क्रूज है मुंबई एयरपोर्ट पे, वो भी इसी कंपनी के अंतर्गत आता है। हमने देखा होटल्स की ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, टैरिफ भी बहुत अच्छा इनको मिल रहा है, और ये सब जिन्होंने भी न्यू ईयर पे बाहर अगर गए होंगे तो सबने देखा होगा होटल्स में किस तरह की डिमांड चल रही है रूम्स की। बाकी सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 32 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 300 रुपए। 9 से 12 महीने के लिए 300 रुपए के टारगेट के लिए ताज जीवी के ये है स्टॉक, सेठी साहब की पसंद का शेयर। आइए बढ़ते आगे और हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक 2023, वक्त है इस खास सीरीज का। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में होने जा रहे हैं शामिल, और उनका नाम है सौरभ मुखर्जी साहब, जो कि मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर हैं और सीईओ भी। 20 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव उनका है भारतीय कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का और उन्हें रिसर्च करने का। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है डायमंड्स इन द डस्ट, और साथ ही साथ 11,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट सौरभ मुखर्जी साहब के पास है। और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने बीएससी और एमएससी दोनों डिग्री भी हासिल किए। सौरभ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद साल के पहले दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको सर, आपकी पूरी टीम और मार्सिलस के सारे निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बेहतरीन काम आगे भी इसी तरह से करते रहें और लोगों के लिए वेल्थ बनाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर व्यूअर्स एज वेल सर। बिल्कुल सर, लेकिन वेल्थ बनेगी नहीं बनेगी आप ही को बताना है तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, इंडिया से या बाहर से? आपकी प्रेफरेंस कहाँ की बात करने की पहले सर? आई थिंक घर के मामले से शुरुआत करते हैं। बताइए। बिल्कुल सर, जो अच्छी चीज है वहीं से शुरुआत करें। बताएं सर, हिंदुस्तान का क्या हाल रहेगा 2023 में? तो देखिए, जहां तक हमारे कंट्री की इकोनॉमी का सवाल है, आपके दर्शक I'm sure हर हफ्ते देख रहे होंगे जो आंकड़े आ रहे हैं, वो जीएसटी कलेक्शन का हो, पावर कंजम्पशन का हो, फ्रेट का हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का हो, आंकड़े काफी सॉलिड हैं। मेरा जो अनुमान है बेसिस जो सारा जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आ रहा है कि इकोनॉमी करीबन 7% के आसपास ग्रो कर रही है। अगर आप इन्फ्लेशन मान लीजिए 6-7% का, तो मतलब 13-14% पे नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर रही है, विच मीन्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जनरली हाई टीन्स की तरफ अच्छे कंपनीज के लिए लो 20s में रहेगा। और वही पिक्चर हमारे पोर्टफोलियो में भी उभर के आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स H1 का डेटा देखूं, हमारे पोर्टफोलियो में अर्निंग्स ग्रोथ
प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 20 से 25% है। इसलिए आपके दर्शकों के तरफ से जो मेरी सोच रहेगी कि इंडिया में निवेश करने का मौका अच्छा है। मेरे को पता है कि इंडेक्स ने ज्यादा पैसे नहीं बनाए, हमारे सारे पोर्टफोलियोज एक्चुअली 5 to 10% बाय डाउन है, बट कभी जिंदगी में ज्यादा हमने स्टॉक प्राइस के बारे में सर खपाया नहीं। हम धंधे पे फोकस करते हैं, इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। जहां तक हमको नजर आ रहा है इकोनॉमी की हालत बहुत ही मजबूत है, सुदृढ़ हालत में है इकोनॉमी, इसलिए निवेश किया जाए और इंडिया के इकोनॉमी का फायदा उठाया जाए। तो और 2023 में सर ग्लोबल मार्केट्स क्या और अब यहाँ से बेहतर हो सकते हैं या अभी भी काफी बड़ी गिरावट की रिस्क है वहां पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होगा मेरे को कुछ समझ तो है नहीं कि व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं या यूएस के पॉलिटिक्स में कौन सी दांव पेच चलाए जाएंगे। बट अगर मैं स्ट्रक्चरली पिक्चर को देखूं, मेरे ख्याल से चाइना की इकोनॉमी की हालत काफी नाजुक है। उन्होंने इकोनॉमी के साथ काफी कुछ किया है जो उनको लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचेगा मेरे ख्याल से चाइना को, जो यूएस के प्रति उन्होंने जो रवैया अपनाया है, विच इज एक हॉस्टिलिटी का रवैया, एक अग्रेशन का रवैया, उससे चाइना के इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचेगा। उनकी बैंकिंग सिस्टम भी काफी कमजोर है और मेरे ख्याल से चाइना की इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म आउटलुक कमजोर है। सिमिलरली यूरोप का जो एनर्जी प्राइसेस का जो प्रॉब्लम है, जो रशिया के साथ जो यूरोप का क्राइसिस है, वो भी मेरे ख्याल से इजीली सुलझेगा नहीं। दुनिया के बड़े इकोनॉमीज में देयरफॉर एक ही बड़ी इकोनॉमी है इंडिया के अलावा जिसकी आउटलुक मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, वो है यूएस की इकोनॉमी। नियर टर्म में यूएस के कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट अगर मैं 10 साल का पिक्चर लूं, यूएस की जो एनर्जी सिचुएशन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी प्रावेस है, यूएस की आउटलुक अच्छी रहेगी, इंडिया की आउटलुक अच्छी रहेगी। एंड जितना आगे बढ़ेंगे ये दोनों देश मेरे ख्याल से और ज्यादा एक साथ काम करेंगे। कुछ हद तक चाइना के अग्रेसिव रवैये से मजबूर होकर इंडिया और अमेरिका को हाथ जोड़ के काम करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये आउटलुक अच्छा रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमी, आई डोंट थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ मजा आने वाला है अगले 12 महीने में। तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी मुश्किल में है, दिक्कतें रह सकती है और वहां से चुनौतियां होंगी। सर ऐसे हम बताएं कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने रखी है अपने पोर्टफोलियो में, किस तरह के बदलाव आप कर रहे हैं? देखिए, जो हमने बहुत सालों से अपनी किताबों में और अपने मीडिया अपीयरेंसेस में लोगों को मैं समझाने की चेष्टा की है कि मैक्रो को दिमाग पे रखते हुए ज्यादा निवेश करना मुश्किल है। नॉट जस्ट आपके दर्शकों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। काफी लोग बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगी तो आप सिक्लिकल्स लें, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ले, और फिर जब कमजोर हो जाएगी कुछ और ज्यादा, जीडीपी ग्रोथ कमजोर हो जाएगी, कुछ दूसरा इन्वेस्टमेंट रवैया अपनाए। ये मेरे को कुछ कभी खास समझ नहीं आई है। इसलिए हमारा जो रवैया रहा है निवेश के क्षेत्र में, वो काफी सिंपल रहा है कि अच्छे कंपनी को चुना जाए जहां पे प्रमोटर जी सफाई से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड दिखी जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आती है या नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 15% आती है नहीं। और तीसरी चीज, एक दमदार फ्रेंचाइज हो जहां पे प्राइसिंग पावर हो, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर हो कि पब्लिक से 20, 30, 40% एक्स्ट्रा चार्ज कर सके अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसे कंपनीज में निवेश करके हम शांति से बैठे रहते हैं, साल में शायद एक स्टॉक बेचते हैं, साल में एक स्टॉक खरीदते हैं और बाय एंड लार्ज अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। ये रवैया हमारे ख्याल से इंडिया में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किया हमारे क्लाइंट्स के लिए सालों से, और यही हमारा निवेश की तरफ अभी तक भी अप्रोच रहा है। ठीक बात है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि अच्छे प्रोमोटर वाली कंपनी पर भरोसा करें। अब अगले साल के लिए सौरभ सर, अगर कोई थीम्स ढूंढनी हो निवेश करने के लिए आज से, तो कौन सी बेहतरीन थीम्स हो सकती है जहां पर पैसा लगाया जाए? देखिए, अगर मैं हमारे पोर्टफोलियोज पे गौर करूं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो लार्ज कैप प्रोडक्ट है या लिटिल चैम्प्स जो हमारा स्मॉल कैप प्रोडक्ट है, दोनों में हमको शानदार पैसा बनाने का मौका मिला है काफी सालों से, मेरे ख्याल से काफी साल तक मिलता रहेगा। ये जो पूरा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, फिर एपीआई के नीचे जो रॉ मटेरियल्स एपीआई के अंदर आते हैं, और फिर उनके नीचे जो ग्लास लाइन रिएक्टर्स जहां पे पूरा दवाई बनाया जाता है, ये पूरा जो चेन है, ग्लास लाइन रिएक्टर्स, इंटरमीडिएट्स एंड देन एपीआई, ये पूरा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अच्छी हालत में है। अगले 2-3 साल में ये इंडस्ट्री बूम करेगा। काफी हद तक चाइना में प्रोडक्शन, दुनिया का 90% एपीआई प्रोडक्शन चाइना में होता है, इंडिया में केवल 10% होता है। जहां तक हमको खबर आ रही है कि यूएस के बड़े कंपनीज को साफ साफ ऑर्डर दिया गया है कि इंडिया से ज्यादा खरीदिए। जैसे जैसे इंडिया से एपीआई ज्यादा बिकेगी, ये सेक्टर बूम करेगा। हमारे पोर्टफोलियोज में डिवीज लैब हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है, उसमें पोजीशन बढ़ाए जा रहे हैं लास्ट 3-4 महीने में। जैसे जैसे स्टॉक नीचे आ रही है हम और खरीदे जा रहे हैं।
हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स और राइजिंग जायंट्स में अल्काइल अमीन्स है, सेम यहाँ पे स्टॉक नीचे आ रही है, हम ज्यादा खरीद रहे हैं। और फिर हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में GMM फॉडलर और पोशाक नाम के 2 स्टॉक्स हैं। इन सारे स्टॉक्स में मेरा खुद का निवेश है, मेरे फैमिली का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है। तो ये वाला पूरा सेटअप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, API और इंटरमीडिएट्स रॉ मटेरियल्स फीडिंग इनटू API। इंटरेस्टिंग है। तो ये थीम है जिन पर आपको फोकस करना है और बढ़िया मौके यहाँ पर बन सकते हैं। कोई ऐसी खास थीम्स हैं सर या सेक्टर्स हैं जिनमें रिस्क ज्यादा रहेगी 2023 में और वहां पैसा लगाने से दूर रहना चाहिए? तो देखिए, हमारा रवैया रहा है मार्सिलस में, जैसे मैं बोल रहा था कि साफ सुथरे अच्छे प्रूवन कंपनीज में पैसा लगाया जाए। तो फाइनेंशियल्स में भी वही किए जा रहे हैं। लास्ट 4-5 साल से हम HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, आवास, होम फर्स्ट, ऐसे लेंडर्स में हम पैसा लगा रहे हैं। काफी लोग इंडिया में PSU बैंक्स में पैसा लगा के कमा चुके हैं लास्ट 3 साल में, तो काफी उत्तेजित हैं वो लोग। उनको लग रहा है PSU बैंक्स का कोई नया दौरा आया है जहां पे लॉन्ग टर्म कमाने का मौका मिलेगा। जहां तक हम PSU बैंक के फंडामेंटल्स को देखते हैं, उनकी डेट इक्विटी रेशियो, उनकी जो फाइनेंशियल गियरिंग है वो HDFC बैंक या कोटक बैंक के मुकाबले डबल है। सो HDFC बैंक आपको 18% ROE देती है 9 टाइम्स गियरिंग पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको वही ROE देती है अराउंड 18 टाइम्स 19 टाइम्स गियरिंग पे। मेरे को ये काफी डर लगता है। हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जब मेरे को दिखता है कि कोई बड़ा बैंक इतने बड़े गियरिंग पे ऑपरेट कर रहा है 18, 19, 20, एंड दिस इज नॉट जस्ट SBI, मोस्ट PSUs की गियरिंग बहुत ऊंची है, उससे मेरे को डर लगता है। बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर छोटा सा आपका NPA पे हिट आ जाए, छोटा सा NPA डिटीरिएशन आ जाए, इतनी बड़ी गियरिंग से वो एम्पलीफाई हो जाएगा। इसलिए मार्सिलस की टीम PSU बैंक से दूर है। इससे हमारे परफॉर्मेंस पे एडवर्स इम्पैक्ट आया है लास्ट 2 साल से, बट उस पर ज्यादा हम ख्याल नहीं रखते। हमारा ख्याल है कि पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, निवेश हमेशा सुरक्षित कंजर्वेटिव होना चाहिए। इसलिए हम अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs के साथ जुड़े हुए हैं, PSU बैंक से हम दूर रहे हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेक्टर आउटलुक, जहां पर आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है। सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और साथ ही साथ बाजार पे डायरेक्शन पर और सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं। आइए बढ़ते आगे और बाजार दिन के हाई पॉइंट पर फिर से आ चुके हैं। 18,170 पर है निफ्टी, दिन का हाईएस्ट पॉइंट है ये, और बैंक निफ्टी 43,360 का हाई बनाने के बाद अब 43,280-85 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी 70-80 पॉइंट टॉप से नीचे, लेकिन निफ्टी अब कैचअप करता हुआ दिख रहा है, वापस ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी RK फोर्जिंग, रामाकृष्णा फोर्जिंग। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। वीकली सेटअप पे देखें और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो एक स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस फुल रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1 साल की पूरी रिकवरी हुई है। आप जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है यहाँ स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे एक अच्छे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 360 से 380 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 235 के आसपास। RK फोर्ज बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पे। RK फोर्ज खरीदारी करने की राय आपके लिए पोजिशनली पालिया साहब की तरफ से, और पोजिशनली खरीदारी करने की राय देंगे सेठी साहब भी ताज जीवीके के बाद। बताएं सर। जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। अभी थोड़ी देर पहले NCC की बात हो रही थी, अनिल जी आपने याद किया था मुझे। अनिल जी, इस स्टॉक को NCC को मैंने पिछले 1.5 साल में 6 बार रिकमेंड किया हुआ है, और लास्ट मैंने सितंबर महीने में रिकमेंड किया था 69 के लेवल्स पे, तो वहां से 30% के अपसाइड हो गया 3 महीने के अंदर। अनिल जी, जो आज का स्टॉक है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, JKIL के नाम से ट्रेड होता है। स्टॉक अभी 273 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, जो कि मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इवन मेट्रो रेलवेज, रोड्स और फ्लाईओवर्स का कारोबार करती है। जहां मेट्रो रेलवेज का सवाल आता है तो मुंबई में हम देखते हैं, मुंबई में काम कर रही है, नवी मुंबई में है, पुणे में है, हाल ही में नागपुर में भी नया मेट्रो का प्लानिंग करी है, तो उधर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स इसको मिलने चाहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर से भी काफी अच्छी मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे L&T के लिए काम करती है, PWD के लिए करती है, फिर दिल्ली मेट्रो रेल के लिए भी किया हुआ है। जबरदस्त 11,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता स्टॉक।
आप 8-9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1 टाइम्स बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सितंबर तिमाही भी जबरदस्त थी, 67 करोड़ का पैट था 41 करोड़ के सामने। FISDS भी बुलिश है, HDFC है इसमें अराउंड 8.87%। उसके अलावा एबेकस फंड भी 2.65% ओन करता है। फिर मुकुल अग्रवाल इन्वेस्टेड है, डॉली खन्ना इन्वेस्टेड है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है यहां से बजट के लिहाज से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है उसमें तेजी दिखनी चाहिए। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पर खरीदारी करने की सलाह। मेरा पोजिशनली टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 255 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए जे कुमार इंफ्रा स्पेस पर रखिए नजर, यहां पर आपको इस साल एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बाय द वे, हम डेटा की बात करें, बग्गा साहब एक क्विक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा क्योंकि हमारा पीएमआई का डेटा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर 55.7 से बढ़कर 57.8 आया, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अच्छी बढ़त है और इनफैक्ट 2 साल में सबसे ज्यादा, इनफैक्ट अक्टूबर 2020 तो 26 महीनों में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आते हुए देखा है। सर एक क्विक रिएक्शन। इकोनॉमी का रेजिलियंस है और इसके साथ आप जोड़ लीजिए सर्विसेज तो है ही दीप, सर्विसेज में तो इतना जबरदस्त उछाल है। आप देखिए जिस तरह से रिवेंज कंजम्पशन है, रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, तो सर्विसेज तो है ही। और मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का आना, आपने सवेरे जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट्स का भी नंबर थोड़ा बेटर आया है, तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है। बहुत उम्दा नंबर है। आप इसको कंपेयर करिए, यूएस का नंबर नीचे आया, यूरोप का नंबर नीचे है, चाइना का नीचे है। उसके माहौल, उस जैसे माहौल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा आना, ओवरऑल जीएसटी नंबर अच्छे, टैक्स कलेक्शन अच्छे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सर्विसेज तो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास। तो एक्सपेंशनरी डेटा है, बढ़िया संकेत है जो हम बात कर भी रहे थे और हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है ये आंकड़ा। चलिए ये इंटरेस्टिंग है। और कुछ आंकड़ों से भी बग्गा साहब से करनी है बातचीत, तो उस पर करें इंतजार और शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बस 2 मिनट मिला। आइए बढ़ते आगे। और अब ये बताना मुश्किल है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच रहा है या बैंक निफ्टी पहले से मजबूत है जिसने निफ्टी को ऊपर खींचा और अब फिर से ऊपर वो जा रहा है, यानी कि दोनों ही इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। डे हाई पर पहुंचता हुआ निफ्टी अब 18,200 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ और बैंक निफ्टी फिर से 43,300 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिखा। तो शानदार खरीदारी साल के पहले दिन आपको नजर आएगी। कई सारे स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उन पर भी फोकस करेंगे। उससे पहले आइए जल्दी से 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन शेयर आपके लिए रखे जाएं। हिमांशु जी बताएं, माफ कीजिएगा, बताएं सर आपकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। जी अनिल जी, तो 10 की कमाई के लिए या ये मान लीजिए कि 2023 के लिए जो ये स्टॉक मुझे पसंद है अनिल जी, ये स्टॉक है एप्टेक। लगभग 340 रुपए के करंट लेवल्स हैं, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी 310 320 तक अगर कोई डिप मिलता है। और 370 375 के ऊपर जब भी ये स्टॉक निकलता है तो अग्रेसिवली पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि 6 से 8 महीने में यहाँ पर 500 और 600 रुपए के 2 टारगेट्स एप्टेक में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से 10 की कमाई के लिए पोजिशनल तौर पर खरीदारी के लिए एप्टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 340 से 310 की रेंज में खरीदे, 375 के पार और खरीदे, 500 से 600 के टारगेट के लिए कोई स्टॉप लॉस लगाने की राय होगी या जरूरत नहीं है? अनिल जी, अगर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 270 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 2023 के लिए ये स्टॉक है पसंद, न सिर्फ आज के लिए 10 की कमाई के लिहाज से बल्कि आने वाले काफी समय के लिए एप्टेक। और बड़े टारगेट आ रहे हैं, 500 और 600 रुपए के बड़े बड़े टारगेट आते हुए हिमांशु जी की तरफ से। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या कुछ होता है इस स्टॉक में आगे एप्टेक। आइए बढ़ते आगे। इस साल की क्या कुछ बड़ी थीम निकल कर आ सकती है चाइना से? क्या कुछ बड़ा मार्केट को पुश मिल सकता है चाइना से या फिर चाइना परेशान करता रहेगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। बग्गा साहब हमारे साथ हैं, ग्लोबल मार्केट्स पर पकड़ रखते ही हैं गहरी। बग्गा साहब, चाइना के बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ बढ़िया हो सकता है वहां पर इस साल? होगा अनिल जी, और जो जून में रीओपनिंग था वो मूव बैक हो गया मार्च के अंदर, तो फरवरी एंड तक इनकी सेकेंड वेव खत्म हो जाएगी, लूनर ईयर वाली जो माइग्रेशन की होगी वेव। और मार्केट यही अटकले लगा रहे हैं कि मार्च में रीओपनिंग है चाइना की, जो बहुत दमदार रहेगा ग्लोबल कंजम्पशन के लिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटीज के लिए। तो पोजीशनिंग बन रही है। मुझे लगता है अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि चाइना में पैसा जा रहा है, और चाइना में जब पैसा जाता है तो क्या होता है कि एशिया इमर्जिंग होता है, जेम फंड होते हैं ग्लोबल इमर्जिंग, वो सब में अगर चाइना को 30-40%
हमें 15% मिल जाता है। तो भारत को भी फिर विदेशी निवेश आना लग जाता है जब चाइना में पैसा जाता है। तो मुझे लगता है चाइना में पैसा लगना शुरू होगा। वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे हैं, काफी उनके स्टॉक पिटे हैं। लगभग $4 ट्रिलियन का वेल्थ इरोड हुआ है। जितना हमारा मार्केट बढ़ा है उतना चाइना का मार्केट गिरा पिछले साल। तो इतना लोग देख रहे हैं कि मेकअप हो सकता है और चाइना का रीओपनिंग प्ले आएगा, मार्च तक आएगा, पोजीशनिंग अभी शुरू हो जाएगी। मार्च तक रीओपनिंग प्ले आएगा, पोजीशनिंग अभी से शुरू हो जाएगी। तो चाइना अगले साल के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, ये ध्यान में रखें। आइए 10 की कमाई का शेयर सिमी जी भी बता रही है। सिमी जी आपकी पसंद का शेयर बताएं मैम। अनिल जी मुझे 4-5 मिनट लगेगा। ऐसे मैं नॉर्मली मैं 2-3 मिनट तो ले ही लेती हूँ। अभी तो मुझे अपडेट्स देना है सुबह से जो भी मैंने कॉल एक किया था, मिनट 4-5 मिनट के लिए मैं वापस 4-5 मिनट बाद आता हूँ। तब तक कुणाल जी, राकेश जी बताइए सर आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है अरविंद फैशंस को। अरविंद फैशंस पर अनिल जी पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है और आज दोबारा दोहरा रहे हैं। साल का पहला दिन है। अरविंद फैशंस का चार्ट देखें अनिल जी तो एक लंबा कंसोलिडेशन चार्ट पर दिखता है, लेकिन जिस तरह का बेस बिल्डिंग हुई है हमें लगता है कि इस साल का ये एक बड़ा विनर साबित होगा। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें, थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें, तो ये स्टॉक आपको एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाने की ताकत रखता है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक को हमने 200 रुपए से नीचे रिकमेंड किया था, तब टारगेट दिए थे 380 से लेकर 395 के। अब यहां पर इन स्तरों पर इसको लेने की राय है। 440 से लेकर 465 का टारगेट है। अरविंद फैशन में निवेश की राय है। अनिल जी ऑन अ लाइटर नोट, वंस अपॉन अ टाइम अरविंद फैशन का एक ब्रांड होता था गैप, कुणाल जी उसको यूज करते थे, उसकी टी शर्ट वी शर्ट। अब अनिल जी वो गैप जो है वो अरविंद फैशन का अनिल जी ब्रांड नहीं रहा। तो अब अनिल जी उसको किसी और ने ले लिया। अनिल जी शायद रिलायंस ने ले लिया है शायद उसको। टी शर्ट ने या ब्रांड ने? गैप का ब्रांड होता था अनिल जी। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी गैप को खरीद लिया अनिल जी। अनिल जी अरविंद फैशन का एक और ब्रांड था अनिल जी, यूएस पोलो एसोसिएशन। हाँ अनिल जी उसकी टी शर्ट पहले बंसल जी धारण करके दिखाई देते थे अनिल जी, आजकल नहीं पहन रहे हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल बराबर है, एक दूसरे के ब्रांड पर नजर बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक में आम राय दोनों की सेम है, ब्रांड कोई सी भी यूज करे। 440 और 465 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। शॉर्ट टर्म पिक्स की तैयारी है, पहले बताएंगे पहले पालवे साहब, आरके फोर्जिंग के बाद बताएं पालवे साहब आपकी शॉर्ट टर्म पिक। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रेमंड। रेमंड में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक को अगर हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में यहाँ पे सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां से वापस बाउंस बैक एक्शन बनाया। हमें लगता है जिस तरीके के नियर टर्म शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक में अपसाइड के टारगेट 1600-1620 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से छोटी मोटी गिरावट में ऐड करने की सलाह है। 1445 स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के टारगेट 1600 से 1620 तक के आते हुए दिख सकते हैं। रेमंड होगी शॉर्ट टर्म पिक। रेमंड से आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय पालवे साहब की तरफ से यहाँ पर आती हुई 1497 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। आइए बढ़ते आगे और एक और शॉर्ट टर्म पिक आपको दे रहे हैं सेठी साहब जे कुमार इंफ्रा के बाद। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है मेटल स्टॉक है, मेटल सेक्टर फोकस में है और यहां से मैंने आज पिक किया गोदावरी पावर एंड इस्पात, जो GPIL के नाम से ट्रेड होता है। स्टॉक अभी 393 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड करता है। अनिल जी लास्ट वीक ही सोमवार को इस स्टॉक को मैंने जो 2:30 बजे वाला सेगमेंट होता है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, उसमें 335 के लेवल पे रिकमेंड किया था। वहां से एक ही वीक में करीबन 15 से 20% के रिटर्न इसमें बन गए। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी और सबसे बड़ा फायदा इनको हुआ है हाल ही में जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करी है। 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी आयरन और पैलेट्स पे, जो ये कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट करती है, तो वहां पे 45% की ड्यूटी को कम करके नील कर दिया, जीरो कर दिया है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 48%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33%। बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और आज जब मेटल सेक्टर चलने लगा मुझे लगता है ये स्टॉक
हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी भी हो गई है, बट यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड नजर आ रहे हैं, तो इसको खरीदारी करने की सलाह है। 415 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 385 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय गोदावरी पावरमैन सेठी साहब की तरफ से। दो स्टॉक बड़े आज मेरे रार पे आ रहे हैं, एक है जो बहुत तेजी से घटा है MCX, और दूसरा एक तेजी से बढ़ा है, वो है IRB इंफ्रा। आज 7% मजबूत IRB। पहले MCX पर फोकस करते हैं, जरा गिरावट आई है तेज, क्या है वजह, आशीष बताएं। सर उन्होंने महंगा कॉन्ट्रैक्ट जो है दोबारा रिन्यू किया। दरअसल 63 मूव्स के साथ लगातार अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से MCX का करार था इनका ट्रेडिंग और क्लियरिंग प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो एक बार इन्होंने रिन्यू किया था। एक्चुअली दरअसल देखा जाएगा तो अक्टूबर में खत्म हो गया था, लेकिन फिर अक्टूबर से दिसंबर तक किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सितंबर में MCX ने खुद जो है कॉन्कॉल हाइलाइट्स में ये भी बताया था कि जो 63 मूव्स के साथ करार है ये महंगा पड़ता है। दरअसल अगर आप देखें तो काफी टाइम से बात हो रही है कि बहुत महंगा है, यहाँ से इन्हें स्विच भी करना है, तो इसके चलते ये TCS के साथ जो है काम कर रहे हैं इस ट्रांजिशन को लेकर। लेकिन सर यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आगे बताऊंगा। लेकिन 63 मूव्स का जो है करार लगातार दूसरी बार बढ़ा है, पहले 3 महीने आगे एक्सटेंड किया गया था, फिर 6 महीने कर दिया गया, और इसी कारण आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आपको तेज रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब फर्क मैं बताता हूं कि TCS के प्लेटफॉर्म में और MCX के प्लेटफॉर्म में जो है क्या फर्क है। तो TCS में अगर आप देखें तो पहले साल तो है इन्हें फ्री मिलेगा क्योंकि एक वारंटी एक्सटेंडेड होगी, इसके बाद सिर्फ इनको AMC देने होंगे। लेकिन अगर आप 63 मूव्स के प्लेटफॉर्म को देखें तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो है वेरिएबल कंपोनेंट भी आ जाता है, जो कि कई सालों से बहुत महंगा है। सर अब दिक्कत ये हो रही है कि TCS को लेकर भी जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक तो ये समय पर बन नहीं पा रहा है, और जब इतनी इसकी जो टेस्टिंग हो रही है, मॉक टेस्टिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, इसमें पता चल रहा है कि काफी सारे ग्लिचेस आ रहे हैं सामने। कुछ हाइलाइट्स ऐसी बता रही है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो स्मूथ ट्रांजिशन का जो डर है काफी सारे निवेशकों को लग रहा है, और इसी के चलते MCX के कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी देकर एक है कि सेबी इसमें इंटरवीन करे। हालांकि सेबी लंबे समय से इस पे नजर ऑलरेडी रख के रखा है, लेकिन उसने यहाँ पर जो पिटीशन है इसमें कहा गया है कि आप देखिए कि इसका कैसा स्मूथ ट्रांजिशन होता है। इसके चलते सर देखिए स्टॉक में आप देखिए तेज रिएक्शन देखने को मिला, करीब करीब 5-6% नीचे अभी भी स्टॉक चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए MCX में तेज गिरावट की वजह। IRB इंफ्रा एक और स्टॉक जो तेज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, एक बार जरा इसके चार्ट्स पर भी राय ली जाए। हिमांशु जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है इसका, और एक बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक ने जो हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में एक कैश के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, वो करेक्शन साइकिल भी पूरी कर ली है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। 285 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस पर, और यहाँ पर तेजी की पोजीशन फ्रेश एंटर भी की जा सकती है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड भी करने की सलाह है। 325 रुपए का पहला नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। स्टॉक जैसे ही उसको पार करेगा नए हाइज बनते हुए नजर आएंगे, और 350-370 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स IRB में मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बड़ी एक्शन वाला स्टॉक रह सकता है IRB इंफ्रा जनवरी के महीने में, और वैसे भी बजट के पहले इंफ्रा थीम फोकस में रहती है। NCC आज मजबूती के साथ ट्रेड कर ही रहा है, IRB इंफ्रा में भी शानदार खरीदारी होती दिख रही है। सिमी जी तैयार है अपनी 10 की कमाई का स्टॉक बताने के लिए। सिमी जी बताइए। अनिल जी, सबसे पहले पिक ऑफ द वीक दिया था कैनरा बैंक, 333 का क्लोजिंग था, 339 का फर्स्ट टारगेट डन हो गया है। TWL का पिक ऑफ द क्वार्टर था, वो भी 5% के आसपास अप है। फिर BTST मैंने PNB हाउसिंग दिया था, PNB हाउसिंग का फर्स्ट टारगेट डन है, अभी सेकंड टारगेट के आसपास आ चुका है। उसके बाद उषा मार्टिन एक दूसरा BTST दिया था जो मेटल सेक्टर से है, वो भी 197 का हाई बना के 188 के आसपास दिया था, 197 का हाई बना के अभी 191 के आसपास है। तो ये चार स्टॉक, चारों में परफॉर्मेंस है, और अभी जो मैं स्टॉक दे रही हूँ उसका कोई डाउनसाइड है ही नहीं। स्टॉक का नाम है DB कॉर्प। करंट लेवल पर 130-131 के आसपास खरीद कर चलने का सलाह होगा। DB कॉर्प में स्टॉप लॉस लगाएंगे 120 का, 10 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 155, दूसरा होगा 175, तीसरा होगा 195 से 200। ये स्टॉक अगर देखेंगे तो 3 महीने का ब्रेकआउट में है। अक्टूबर से ये 130-35 के आसपास हाई बना रहा था, वो हाई का ब्रेकआउट अभी हो रहा है। और ये जो ओवरऑल अगर बड़े चार्ट में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें सॉसर बन रहा है, जिस सॉसर का जो मिनिमम फॉर्मेशन, इनफैक्ट सॉसर भी नहीं, इसमें देखो तो इसमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है, वो डेली चार्ट में, मंथली चार्ट में देखेंगे तो, जिसका मिनिमम टारगेट 200 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1 से 1.5 महीने का नजरिया से खरीद कर चलेंगे। DB कॉर्प को 200 से 210 का टारगेट के लिए DB कॉर्प, स्टॉप लॉस सिर्फ 120 का नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन
आज का आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। बाजार इस बीच डे हाइट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मजबूती के साथ 18,180 के आसपास निफ्टी पर है और बैंक निफ्टी पर 43,300 के आसपास। विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट से कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, साथ ही पालिया साहब, सिविन जी, आप सबका धन्यवाद। सुमित जी, अब तो मार्केट खुलने कितना दिन छुट्टी मनाओगे? अनिल जी दोपहर में बॉम्बे पहुंच रहा हूँ। अच्छा, शो के बाद? जी अनिल जी। हाँ, शो के बाद निकलेंगे, ठीक है। तो कल सुमित जी आपको एकदम चुस्त दुरुस्त अवस्था में मिलेंगे, मतलब कनेक्शन के हिसाब से। बाकी तो चुस्त है, ये कनेक्शन कभी कभी हिल जाता है ये। हाँ बंसल जी, बाय बाय, थैंक यू। और धन्यवाद बग्गा साहब, आपका भी कुछ बताना है अनिल जी? जल्दी से बोलिए, समय कम में बताए। नहीं अनिल जी, देखिए काम की चीज है, इसके लिए समय निकालना चाहिए अनिल जी। जैसे अभी सुमित जी तो पहुंचे नहीं अनिल जी, जब मैं वापस दिल्ली पहुंच रहा था अनिल जी, तो गुरुग्राम में अनिल जी एक दुकान पे रुका संदेश खाने के लिए अनिल जी। तो गुड़ वाले संदेश खाए ना, तो मैंने बोला मजा नहीं आया। तो अनिल जी उस व्यक्ति ने उस समय मुझे बोला कि ये आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो सिमी जी वाले कलकत्ता वाले संदेश होंगे। तो अनिल जी वो व्यक्ति भी, मतलब कि फेमस मिठाई शॉप है, वो व्यक्ति भी जी बिजनेस देख रहा था, सिमी जी का फैन है और कह रहा था वो कलकत्ता वाले सिमी जी के संदेश से कंपेयर मत करो, यहाँ पर यही मिलेगा अनिल जी। हाँ, मतलब उनके हाथ से खाने में और सिमी जी के हाथ से खाने में फर्क तो है ही। ये तो आपको समझ में आ ही गया। ये धन्यवाद आपका, और बग्गा साहब आपका भी विशेष धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। मैं आपके साथ हूँ क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद नीलेश शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं। 2023 के मार्केट आउटलुक पर हम उनसे करेंगे आधा घंटे का एक विशेष शो होगा उनके साथ में, बस थोड़ी देर में। तब तक बग्गा साहब को और दीप को इजाजत दीजिए, और हर रोज की तरह हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।